मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो प्रहरी संस्थाएं हैं, यानी जिनकी जवाबदेही है कि वे लोकतंत्र को मजबूत करें, उसे बचाए रखें, उसके अनुसार खुद का भी आचरण करें, वे संस्थाएं अपने काम को नहीं कर पा रही हैं। और दिखलाई पड़ता है कि वे संस्थाएं प्राइमा फेसाई उन मामलों में जहाँ पे विरोधी दल चुनाव लड़ते हैं, उनकी भूमिका सत्ताधारी दल के पक्ष में दिखाई पड़ती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बहस तो जारी है। अभी हाल में एक घटना घटी है। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हो रही थी और कायदे से जो स्ट्रेंथ है अलग अलग दलों का, वहाँ की सत्ताधारी पक्ष को 2 सीटें मिलनी चाहिए थी और जो विरोधी पक्ष है कांग्रेस, उसको 1 सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन सत्ताधारी पक्ष ने 2 की बजाय 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए और कांग्रेस ने विपक्षी ने एक कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को खड़ा किया। नॉमिनेशन फाइल हुआ। पता चला कि जो कांग्रेस के विधायकगण हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं किसके द्वारा खरीदने की कोशिश की जा रही होगी। और उनकी बात में अगर सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। वे सभी भोपाल से दूर हैदराबाद में ले जाए जा रहे थे ताकि इनकी पोचिंग नहीं हो सके। यह भी एक लोकतंत्र का प्रहसन है कि हमारे जो विधायकगण हैं वे पोचेबल हैं, यानी उनका शिकार किया जा सकता है, यानी शिकार कराने के लिए भी तैयार होंगे। प्रलोभन, पैसा, पद, कई तरह की चीज़ें होती हैं। ये अपने आप में शर्मनाक बात है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वे तैयार थे और बाकायदा हवाई अड्डे पहुंच गए थे। हैदराबाद में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई होगी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन पेपर है उस स्क्रूटनी के दौरान खारिज कर दिया गया और स्थिति यह आ गई कि रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किया था, इसलिए वे उसकी अपील कहाँ पर करें। अपील करने के लिए भोपाल में जो ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का, मूलतः वहाँ पे राज्य निर्वाचन को जो देखते हैं, इलेक्टोरल स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर उनका कार्यालय है, वहाँ पर लोग पहुँचे और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पहुँचे। ठीक से सुनवाई हुई कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर के इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिटर्निंग ऑफिसर ने किस आधार पर नॉमिनेशन खारिज किया? ये कहा गया, जो उन्होंने आदेश दिए हैं उस आदेश में कहा गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने ऊपर चल रहे एक क्रिमिनल केस के बारे में सूचनाएं छुपाई हैं, जबकि प्रावधान यह है कि जो भी क्रिमिनल केस चल रहा हो उससे संबंधित सूचनाएं नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें देना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि सत्ताधारी पक्ष ने इस पर आपत्ति की कि उनके ऊपर एक केस चल रहा है हैदराबाद में, और सुनवाई हुई और उनको खारिज कर दिया गया। देखने में लग रहा है बिल्कुल सही काम हुआ, इसमें गलत क्या है। लेकिन कांग्रेस का एक कहना है कि जो सेक्शन 33A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में, वो ये कहता है कि उन्हीं मामलों में, उन्हीं पेंडिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में सूचना देनी होती है जिसमें 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है और जिसमें चार्ज फ्रेम कर दिया गया हो, या सजा किसी मुकदमे में, कानून जो जिन मुकदमों में सजा के लिए प्रावधान बनाए हुए हैं उसमें सजा हुई हो 1 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई है। कांग्रेस का एक कहना है, मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि हैदराबाद में जो केस इन पे किया गया, मूलतः ये एक्यूज नहीं है, रिस्पोंडेंट है, और इनका शोकज किया कोर्ट ने और शोकज का जवाब दे दिया गया है।
लेकिन अभी तक चार्जेस फ्रेम करने का स्टेज ही नहीं आया है, तो फिर चार्ज तो फ्रेम ही नहीं हुआ। वैसी दशा में यदि यह सूचना नहीं दी गई तो यह कोई वायलेशन नहीं हुआ। उनका मानना है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये कहना कि आपने उस ऑफेंस जो आपके ऊपर पेंडिंग है उसकी सूचना नहीं दी, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ये उनका रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश पेटेंटली इलीगल है। अब पब्लिक डोमेन में जो बातें उसी के आधार पर बातें हो रही हैं। बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं, इनको तो क्रिमिनल केस है और कॉग्निजेंस लिया गया है। दरअसल अभी जो बीएनएसएस है, यानी जो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस बना है, उसमें प्रावधान है कि चार्जेस फ्रेम करने के पहले या कॉग्निजेंस लेने के पहले नोटिस दी जाती है रिस्पोंडेंट्स को और वे अपना पक्ष रख सकते हैं। इनका कहना है ऐसा स्टेज आया ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, जो मैंने कहा कि जो प्रहरी हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी है, इलेक्शन कमीशन और जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं, इन लोगों ने जो आपत्तियां दी गई उन पर कोई विचार ही नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की बात ही नहीं की, खारिज ही कर देते। उन्होंने खारिज भी नहीं किया, तो चुपचाप सुनते रहे और चुपचाप बैठे रहे। इनेक्शन जिसको कहा जा सकता है। हद यह हो गई कि जब इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मीनाक्षी नटराजन का वकील सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि मिलाड अगले दिन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, इसलिए आप तुरंत इंटरिम स्टे लगाइए, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो भी किया है वो पेटेंटली इलीगल है, इसलिए पेटेंटली इलीगल मामले में तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले दिन आइए, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित करके सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो तो कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा, और अगर रिजल्ट घोषित हो गया हो तो आप इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही आ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक टेक्निकल रुख अख्तियार किया, कहा कि हमें तो शक्ति ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें शक्ति ही नहीं दी है। अब यहीं पर सवाल उठना शुरू होता है कि यदि, जैसा कि मीनाक्षी नटराजन की ओर से कहा जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश पेटेंटली इलीगल है, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। तो रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो विपक्षी उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई करा दे, उसके नॉमिनेशन पेपर को कैंसिल कर दे, और न उसकी सुनवाई सीसी करेगा न उसकी सुनवाई कोर्ट करेगा। तब तो लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जो प्रहरी हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो टेक्निकल ढंग से चीज़ों को देखेंगे या वे न्याय करेंगे। खास करके न्यायालयों से तो उम्मीद की ही जाती है कि वो न्याय करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे तो वो तब तक सुनवाई होती रहेगी, उसका परिणाम आएगा जब 6 साल का जो समय है, जो कालावधि है राज्यसभा के लोगों की, वो समाप्त हो जाएगी, या कुछ समय बचेगा। कोई नहीं जानता कि अंतिम फैसला किस रूप में आएगा। इसलिए लगता क्या है कि जो विमर्श चल रहा है देश में, ये जो बहस चल रही है, उस बहस को गंभीरता से देखने सुनने की आवश्यकता है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो कार्यकलाप हैं, चंडीगढ़ में हम लोगों ने देखा था, मसीह नाम का जो ऑफिसर था म्यूनिसिपैलिटी का या कॉरपोरेशन का, वो रिटर्निंग ऑफिसर बना था, और उसने खुल्लम खुल्ला कैमरे के सामने जो विपक्षी लोग थे उनके वोट को खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह सकता था इलेक्शन पिटीशन में आइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अधिकार देता है तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस मसीह, उस आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा मानना है कि उसको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, उसको उसके पद से हटा देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि उसने लोकतंत्र का मजाक ही नहीं उड़ाया था। लोकतंत्र की हत्या करने में हत्यारों का साथ दिया था या स्वयं हत्यारा था।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के नाम पर ये जरूर किया कि जिसको हरा दिया गया था वह दोबारा मतगणना होगी और देखा जाएगा कि जो वोट उसने गलत तरीके से खारिज किए थे, यदि वो सही वोट हैं तो जो दूसरा पक्ष है उसको विजयी घोषित किया जाएगा। दूसरा पक्ष विजयी घोषित किया गया। हालांकि बाद की बात हुई कि जो पक्ष विजयी घोषित हुआ उसके जो लोग थे पूछ हो गए, वे दल बदल करके चले गए। ये तो हालात पैदा हो रहा है लोकतंत्र में, लेकिन ऐसा हुआ है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के समय एक कंस्टिट्यूंसी में, शायद सूरत में, अगर मैं गलत नहीं मुझे याद आ रहा हो तो, वहाँ तो सारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स वापस करा दिए गए, विड्रॉ करा दिया गया। और रिटर्निंग ऑफिसर ने सवाल तक नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से आप कर रहे हैं। पकड़ पकड़ के वहाँ की जो सीआईडी है, सुना जाता है, तो पकड़ पकड़ के लाई और बिना चुनाव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सज्जन बन गए, सर्टिफिकेट मिल गया, बम बम होते हुए आए और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं अभी तक। इंदौर में भी एक कोशिश हुई, लेकिन इंदौर में रिटर्निंग अफसर का दोष नहीं माना जाएगा। इंदौर में तो रूलिंग पार्टी ने, जो मुख्य विपक्षी है, उसी का भी विड्रॉल करवा दिया और अन्य लोगों पर भी दबाव डाला गया। वो तो एसयूसीआई का कैंडिडेट था, वो नहीं दबा और अंत में चुनाव हुआ। हालांकि उसका परिणाम तो सत्ता पक्ष के पक्ष में था। लेकिन सूरत में घटना घट चुकी, चंडीगढ़ में घटना घट चुकी, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में पेटेंटली लीगल ऑर्डर दिखलाई पड़ता है। अगर वास्तव में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हों और उन पर किस तरह की किस धारा में केस है, इसका जब तक जानकारी नहीं हो तब तक यह कर देना। और रिटर्निंग अफसर कौन है? हमारे बिहार में जो विधानसभा या विधान परिषद के सचिव होते हैं वही रिटर्निंग अफसर होते हैं। भोपाल में भी वही स्थिति रही। लेकिन बिहार में जो सचिव होते हैं वे जुडिशियल सर्विस के लोग होते हैं, एडीजे या डीजे रैंक के लोग होते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम केवल नॉमिनेशन पेपर्स को कैंसिल करना नहीं है। अगर कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती हैं जो टेक्निकल नेचर की हों, क्लरिकल नेचर की हो, उसको दुरुस्त करना भी है। झारखंड में तो जो कैंडिडेट एक चुनाव वहाँ हो रहे हैं, एक कैंडिडेट है उसने अपना नाम ही गलत लिखा, लेकिन इसे टेक्निकल गलती मानते हुए दूसरा एफिडेविट लिया रिटर्निंग ऑफिसर ने और उसके नॉमिनेशन को लागू कर दिया। तो ये अधिकार है आरओ के पास। ये अधिकार नहीं है कि वो गलत तरीके से कैंसिल कर दे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो और केवल इलेक्शन पिटीशन में आप आइए। अगर ऐसा होता है तब तो निश्चित तौर से कानून का मतलब, संविधान का मतलब, लोकतंत्र का मतलब समाप्त हो जाएगा। इस मामले में मेरा मानना ये है, मैंने कई जुडिशियल लोगों से, कई जुरिडिकल पर्सन से, कई जो जानकार लोग हैं कानून के, उनसे बात की। वो बोले कि पेटेंटली इलीगल मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। वो तो सुप्रीम है, वो जो आदेश करेगा वो तो मान्य होगा ही। उसने क्यों कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए? उसे एग्जामिन करना चाहिए था कि जो बातें कही जा रही हैं वो फैक्ट्स देखने चाहिए थे। अगर है उसका तो इलाज होना चाहिए। वरना रिटर्निंग ऑफिसर्स तो फिर वे तो क्या कहेंगे, मतलब बिना बिना किसी बिना किसी बिना किसी बाधा के जो चाहेंगे कर देंगे, उनसे जो कोई चाहेगा करवा देगा। सुनते हैं जो भोपाल का जो सचिव है, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, वो लोकसभा सचिवालय सेवा का पदाधिकारी है। वो जज भी नहीं है, एडीजे भी नहीं है, जुडिशियल माइंड वाला नहीं है, वो तो करियर ब्यूरोक्रेट है, वहाँ से डेपुटेशन पर आया हुआ है। तो ये तो संभावना हो सकती है कि उसके ऊपर दबाव डाला गया हो, क्योंकि तो बड़ी बात है कि साहब एक सीट उनको जाए कि एक सीट इधर आए। ये तो लड़ाई चल रही है देश में, अभी तो पार्टियां भी टूट रही हैं या तोड़ी जा रही हैं, ऐसा आरोप है। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के बारे में जो बहस चल रही है, आपको भी उस बहस के पक्ष विपक्ष में बातों को समझना चाहिए। और ये जो केस आया है, समझना चाहिए कि जस्टिस कहाँ से मिलेगा। टेक्निकली तो ठीक है, 329 आर्टिकल मौजूद है, लेकिन पेटेंटली इलीगल अगर कोई निर्णय करता है एग्जीक्यूटिव या इलेक्शन के दौरान, या सीसी चुपचाप बैठा रहता है, तो इन एक्शन का इलाज कहाँ से होगा? कोर्ट्स में होगा, जो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गारंटर है हमारे राइट्स का। अगर वह भी नहीं करेगा, जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। नाम ही न्यायालय न्याय देने के लिए है, तो न्याय ही नहीं होगा
तो भी लड़ते रहिए मुकदमा, लड़ते रहिए मुकदमा। और कब तक पुकारूं जो उपन्यास रांगे राघव का, उसमें मुकदमा लड़ते लड़ते लोगों की मौत भी हो जाती है और कोई फैसला नहीं आता है। इसलिए वही स्थिति अगर रहेगी तो लोकतंत्र तो निश्चित तौर से लहूलुहान पड़ा होगा और हम लोकतंत्र के नाम पर जश्न मनाते रहेंगे और दुनिया में हम कहेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और ताली पिटवाएंगे, थाली पिटवाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी, कुचल दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर मैं भी अपनी बात आपको रखूं। आप हो सकता है कि सहमत हो, सकता है असहमत हो। अपनी राय ज़रूर मुझे लिखेंगे टिप्पणियों के माध्यम से। और अगर मेरी बात आपको तर्कसंगत लग रही हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और टिप्पणियों के माध्यम से लाभान्वित करेंगे मुझे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।